Let we start chapter first of geography, environment. The word environment means surrounding or conditions in which a person, animal or plant lives or operate. Environment means जो हमारा परिवेश है या स्थितियाँ हैं उसमें एक इंसान, एक जानवर या पौधे ये कैसे रहते हैं और कैसे अपनी लाइफ को ऑपरेट करते हैं. It includes everything on, in, and around the earth and how each of these elements affect the others. अब environment में वो सारी चीज़ें include होती हैं जो on the earth हो, in the earth हो या around the earth हो, और साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये सारे elements एक दूसरे को कैसे affect करते हैं. The existence, survival, and growth of a living being depend on the things or condition दैट सराउंड इट. अगर हम बात करें किसी भी जीव की या फिर किसी भी चीज़ की जो एग्जिस्ट करती है और वो कैसे सरवाइव करती है और कैसे ग्रोथ करती है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके आसपास जो चीज़ें हैं या उसके आसपास जो स्थितियां हैं उन चीज़ों पे. इफ़ दिस कंडीशन और थिंग्स आर रिमूव्ड, द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ दैट लिविंग बीइंग विल बिकम इम्पॉसिबल. अगर ये स्थितियाँ और ये चीज़ें यहाँ से हटा दी जाएँ तो किसी का भी एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल या फिर ग्रोथ की बात करें तो वो इम्पॉसिबल है. जैसे हम बात करें ह्यूमन की, तो मान लो कि अगर हमारे आसपास नदियाँ नहीं होंगी, तालाब नहीं होंगे, तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो क्या हमारा जीना पॉसिबल है? नहीं. ऐसे ही पेड़ों के साथ है, ऐसे ही जानवरों के साथ है. तो एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं और उनके रिमूवल से हमारा एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल और ग्रोथ रुक जाती है. अब हम एनवायरनमेंट को प्रैक्टिकली समझते हैं. आप अपने घर से बाहर निकलिए और किसी मैदान में जाइए, तो वहाँ पे आपको इतने चारों तरफ क्या चीज़ें दिख रही हैं? आप बोलोगे कि मुझे पेड़ दिख रहे हैं, मुझे बिल्डिंग्स दिख रही हैं, मुझे डैम्स दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं, पहाड़ दिख रहे हैं, है ना. और अगर जो छोटे छोटे आप अपने अर्थ पे देखेंगे तो आपको मिट्टी दिख रही है, सॉइल दिख रही है, आपको इंसेक्ट्स दिख रहे हैं. तो सारी चीज़ें जो आपके चारों तरफ हैं, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. तो सिंपल है, एनवायरनमेंट हमारे सराउंडिंग्स जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कवर क्या करती हैं? हमारा एनवायरनमेंट. अब हम एनवायरनमेंट की बात करें तो इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकंड इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट. अब देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है. नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल थिंग्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और इनको बोल सकते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक. मीन्स जो लिविंग थिंग है वो बायोटिक है और जो नॉन लिविंग है वो अबायोटिक है. Biotic components include all biological or living beings such as plants, animal, insects, etc. अब बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होंगे? जितनी भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हुए, ट्रीज हुए, एनिमल्स हुए, इंसेक्ट्स हुए, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? बायोटिक कंपोनेंट. एंड लेट बी टॉक अबाउट अबायोटिक कंपोनेंट. तो जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं जैसे कि लैंड, मिनरल, सॉइल, वाटर एंड क्लाइमेट, सो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी? अबायोटिक कंपोनेंट. अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, दैट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट. तो जितनी भी मैन मेड थिंग्स हैं लाइक बिल्डिंग, रोड्स, मशीन्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर लाइक फैमिली एंड स्कूल, तो जितनी भी मैन मेड चीज़ें आपको दिख रही हैं अपने आसपास, वो क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट. लेट वी टॉक अबाउट नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट. Land, water, air, plants and animals are the elements of natural environment. Natural environments provide us the base for our existence, like land to live on, air to breathe, water to drink and food to eat. It consists of 4 realms: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. अगर हम बात करें नेचुरल और फिजिकल एनवायरनमेंट की, तो हम देखते हैं कि लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स, ये सारे नेचुरल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स होते हैं. अगर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ये बेस होते हैं. जैसे कि हमें रहने के लिए ज़मीन चाहिए,
हमें सांस लेने के लिए एयर चाहिए, हमें पीने के लिए पानी चाहिए और खाना खाने के लिए खाना चाहिए। अब इसके 4 रिम्स हैं जिसमें सारा ये नेचुरल एनवायरनमेंट कवर्स होता है। तो फर्स्ट रिम्स इज लिथोस्फीयर, सेकंड वन इज एटमॉस्फेयर, थर्ड वन इज हाइड्रोस्फीयर एंड फोर्थ वन इज बायोस्फीयर। Let we see lithosphere. The thin and solid upper covering of the earth is known as lithosphere. अर्थ की जो भी अपर कवरिंग है, जैसे कि हम मैदानी इलाके में हो तो मिट्टी वगैरह दिखती है हमें ज़मीन पे, अगर हम हिली एरियाज़ में हो तो माउंटेन की जो रॉक्स वगैरह हैं, तो जो चीज़ भी अर्थ को कवर किए हुए हैं सॉलिड फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। It is made up of rocks and minerals and covered with a thin layer of soil. अब ये किसकी बनी हुई होती है? रॉक्स की, मीन्स चट्टानों की, मिनरल्स खनिजों की, और इन सबको कवर किए होती है ये एक थिन लेयर ऑफ सॉइल से। द एवरेज थिकनेस ऑफ लिथोस्फीयर इज अबाउट 100 किलोमीटर। जो लिथोस्फीयर की मोटाई है वो कितनी है? 100 किलोमीटर्स की। लिथोस्फीयर कंप्राइजेस बोथ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेड्स। अब लिथोस्फीयर में दोनों चीज़ें आती हैं, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसकी सतह की बात कर लो, या फिर समुद्र के अंदर की जो सतह है जिसे ओशियन बेड कहते हैं, वो दोनों लिथोस्फीयर का पार्ट है। लिथोस्फीयर हैज़ 2 लेयर, सियाल एंड सीमा। लिथोस्फीयर की 2 लेयर्स होती हैं, सियाल और सीमा। अब हम सियाल की बात करें तो सियाल आर रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब जो सियाल की बात करें हम, तो कॉन्टिनेंट्स में जो रॉक्स होते हैं उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए हम इसे सियाल बोलते हैं। सिलिका से SI लिया हुआ है और एल्यूमिनियम से AL लिया हुआ है, सियाल। अगर हम बात करें सीमा की, तो ये ओशियन बेसिन में होते हैं, मतलब कि जो समुद्र के अंदर की सतह है उसके जो रॉक्स होते हैं उसमें सिलिका और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए उसको सिलिका से SI लिया हुआ है और मैग्नीशियम से MA लिया हुआ है, तो सीमा। Lithosphere is very important for all sorts of life form. It provides us forests, grasslands, agricultural land, and land for human settlement. It is a source of minerals wealth because all kinds of mineral and metals are embedded in rock strata. अब लिथोस्फीयर की बात करें तो ये हमारे लाइफ फॉर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करती है, ग्रास लैंड प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड करती है, और हमें अपने जो घर वगैरह बनाते हैं उसके लिए लैंड प्रोवाइड करती है। और अगर हम लिथोस्फीयर की बात करें तो इसमें जो रॉक्स हैं उन्हीं से हमें मिनरल और मेटल्स वगैरह मिलते हैं। लेट वी सी हाइड्रोस्फीयर। अगर हम बात करें अर्थ की तो हमें पता है कि 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर होता है। तो जो भी ओशियंस हैं, सीज़ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सारे हाइड्रोस्फीयर के अंदर ही आते हैं, इसलिए कभी कभी अर्थ को हम वाटरी प्लैनेट भी कहते हैं। अब अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर वाटर है और हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वाटर। जैसे कि अगर हम डोमेस्टिक यूज़ की बात करें तो हमें पानी चाहिए, अगर हम बात करें फार्मर्स अपनी क्रॉप्स उगाते हैं तो हमें वाटर चाहिए, अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें कि वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो उसके लिए भी वाटर चाहिए, और अगर हम बात करें तो ये हमें मरीन लाइफ और फूड इन द फॉर्म ऑफ फिश, श्रिम्प्स एंड क्रैब्स ये भी प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम काफ़ी सारे मिनरल, ऑयल और गैस वगैरह भी फाउंड करते हैं। ओशियन आर मेजर लिंक्स बिटवीन लैंड मासेस एंड हैंस प्रमोट ट्रेड एंड कल्चर। अब बात करें ओशियंस की तो आपने देखा होगा ओशियंस के थ्रू ही बड़ी बड़ी शिप्स, बड़े बड़े कार्गो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हाइड्रोस्फीयर हमें हेल्प करती है। लेट वी डिस्कस एटमॉस्फेयर। तो हमारे चारों तरफ जो एयर की सराउंडिंग है, मतलब जहाँ जहाँ हवा बह रही है, वह एटमॉस्फेयर कहलाता है। ये गैस का, धूल का और भाप का मिक्सचर होता है और ये अर्थ सरफेस से लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और ये साथ में फोर्स ऑफ ग्रेविटी को भी होल्ड करता है। अब बात करें हम ऑक्सीजन की, जो कि लाइफ लिविंग गैस है और सारे ह्यूमन बींग्स के लिए, ब्रीथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो 21% ये एटमॉस्फेयर में है। और अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है, जो जिससे प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, जो कि
प्लांट्स को इनडायरेक्टली ग्रोथ के लिए, जो प्लांट्स की इनडायरेक्टली ग्रोथ करती है, तो वो भी 78% एटमॉस्फेयर में है। ये और भी गैसें हैं जैसे आर्गन, नियॉन, हीलियम एंड मीथेन। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, खासकर लिविंग बींग्स के लिए। अब जो वेदर में और क्लाइमेट में चेंज होता है, वो भी एटमॉस्फेयर चेंजेस की वजह से ही आते हैं, और ये हमें हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती हैं, जो सूर्य से डेंजरस रेज जो आती हैं उनसे भी हमें प्रिवेंट करती है, और इसी कारण से अर्थ को एक्सट्रीमली हॉट होने से रोकती है और एक्सट्रीमली कोल्ड होने से रोकती है। लेट वी सी बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या होता है? अब एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर के बीच का जो भी पार्ट है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं, मतलब कि जहाँ लिविंग बींग्स रहते हैं या फिर जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब जो बायोस्फीयर है उसी से हम अर्थ को यूनिक प्लेनेट बनाते हैं सोलर सिस्टम का, क्योंकि ये लाइफ को सपोर्ट करती है। इसमें सारे लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, और इसके बीच में जो ये पार्ट है बायोस्फीयर है, मतलब कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इन तीनों से के सेंटर पे जो पॉइंट है वो बायोस्फीयर है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। Let we talk about ecosystem. It is very important topic of this chapter. A unit consisting of plants, animal and microorganisms in an area functioning together with the non-living thing of the environment forms an ecosystem. अब प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अदर नॉन लिविंग्स के साथ फंक्शनिंग करते हैं जिस एरिया में, उसे वो फॉर्म करता है इकोसिस्टम। अगर हम बात करें किसी डेजर्ट की, किसी जंगल की, किसी ग्रासलैंड की, किसी लेक की या ओशियन की, या तो हम छोटे से एक्वेरियम की बात भी करें, तो वो भी इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल है। अब इकोसिस्टम तालाब जितना छोटा भी हो सकता है और किसी डेजर्ट जितना बड़ा भी हो सकता है, और यहाँ पे हम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ वेजिटेशन भी फाउंड करते हैं, जैसे कि टुंड्रा। टुंड्रा क्या होता है? जब कम तापमान में और बाधित मौसम में भी फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम टुंड्रा। इन ईच इकोसिस्टम द प्लांट एंड एनिमल्स अडाप्ट देमसेल्फ टू देयर एनवायरनमेंट। हर एक इकोसिस्टम में जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। हम बात करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस की, तो हम देखते हैं कि प्लांट और ट्रीज़ वगैरह हैं वो हर्बीवोर्स के लिए फूड का काम करते हैं, जैसे हिरण पत्तियाँ वगैरह खाता है, और जो हिरण है उसके लिए अदर कार्निवोरस एनिमल्स खा जाते हैं, जैसे शेर। तो ये एक बैलेंस बना हुआ है कि ये जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट एंड ट्रीज़ खाते हैं, फिर हर्बीवोर्स को कौन खा लेता है? कार्निवोर्स। तो इस बैलेंस को इकोलॉजिकल बैलेंस कहा जाता है, जहाँ एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ पे डिपेंडेंट है। अब कई बार ये बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसे पेड़ों की ज़्यादा कटाई कर दी हमने तो पेड़ों की शॉर्टेज हो गई, ठीक है, या फिर जो प्रेडेटर हैं, जो कार्निवोर्स हैं, उनको ओवर हंटेड किया, ज़्यादा हमने शिकार किया, ठीक है, या फिर सूखा पड़ा, उसकी वजह से हमारा जो फूड रिसोर्सेज हैं उनमें कमी आ गई। तो इस इकोलॉजिकल चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टर्बेंसेस। और ये डिस्टर्बेंसेस जो है वो इकोसिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ देता है। अभी हमने जितना भी पढ़ा वो था नेचुरल एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट की। मैन इज़ अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब मैन को भी एनवायरनमेंट का पार्ट माना गया है ना। तो मैन ने जो कुछ भी क्रिएट किया है वो ह्यूमन एनवायरनमेंट कहलाता है। हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से सीखा कि क्रॉप कैसे ग्रो करते हैं, जानवर कैसे पालते हैं, और हमने विलेजेस में सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट किया। फिर हमने ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एंड एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप्ड किया, है ना। और उसके बाद हमने अपनी स्किल्स को और ग्रो किया, और फिर आगे चल के उससे हमने अपनी जो भी नीड्स एंड वांट्स थी उसको फुलफ़िल किया। आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, रोड्स हैं। तो ये सब हमने नेचुरल एनवायरनमेंट की हेल्प से
मोर टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये सब चीज़ें डेवलप की हैं। Man has controlled his environment in many other ways as well, like plants have been cultivated in places where are far from their natural habitat. अब जैसे हम बात करें कि मैन जो है वो एनवायरनमेंट को अपने तरीके से कंट्रोल कर रहा है, जैसे कि जहाँ पे क्लाइमेट चेंजेस बिल्कुल अलग है वहाँ भी हम किसी क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। Natural wealth has been converted into resources that have helped build the world we live in today. और जो हमारी नेचुरल वेल्थ है, जो भी मिनरल्स हैं या फिर लैंड से निकलने वाले जो भी अदर एलिमेंट्स हैं, उनकी हेल्प से हम अब एक अलग ही वर्ल्ड हमने बना लिया है जिसमें आज हम रह रहे हैं। डिफरेंट एनवायरनमेंट हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ एंड यूसेस, ईच नीड टू बी केयरफुल मैनेज एंड प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर। अब जो अलग अलग इन्वायरमेंट हमने पढ़े हैं उनकी सारी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं और हमें उन्हें केयरफुली मैनेज करना है और फ्यूचर के लिए प्रोटेक्ट भी करना है। द नीड ऑफ द ऑवर इज़ टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। यहाँ पे हमें सोचने के लिए टाइम चाहिए कि हम अपने जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उनको लिमिटेड यूज़ करें और इन्वायरमेंट को बचा के रखें। दिस इज़ पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, planting trees, using alternative eco-friendly fuels like CNG and prohibiting the use of polythene। हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करके, पॉल्यूशन को कम करके, ट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर और जो इको फ्रेंडली फ्यूल्स हैं जैसे कि CNG उनका यूज़ करके और पॉलीथीन को बैन करके। दिस विल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ये सब हमारी हेल्प करेगा नेचर को बैलेंस करने में और हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। This was our chapter environment. You have to do exercise yourself, self-evaluation, fill in the blanks, and true or false. In next class, we will discuss about the question answers of this chapter. Thank you so much.